मेरा पीआर रिजेक्ट हो चुका है, सो आई डोंट वांट टू हैपन इट विद एनीवन एल्स। 2018 में आई केम टू इटली फॉर द फर्स्ट टाइम। आई केम हियर फॉर माय मास्टर्स। रेगुलर पाथवे लेना चाहिए पीआर के लिए, वो मैंने फॉलो किया। देन उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपना एक तरीके से फ्रीलांसिंग एक्टिविटी यहाँ पर स्टार्ट की। मुझे तो खुद ही अर्न करना था और उससे अपने टैक्सेस पे करने थे, तो उसी में मुझे प्रॉब्लम आई है। रीजन उन्होंने बताया कि मेरा जो बिजनेस पार्टी था, ईवा जो बिजनेस लाइसेंस है, टैक्सेस तो मैंने पे किया लेकिन वो इनसफिशिएंट थे। अब वो मुझे कह रहा है कि मुझे अपनी जो पीआर की एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर देनी चाहिए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट जितने हो सकते थे वो सारे पॉसिबल डॉक्यूमेंट सबमिट किए एट द टाइम ऑफ पीआर। यहाँ पर है ना रेसिडेंस परमिट अप्लाई करने की अपॉइंटमेंट्स काफी लेट मिलती है और मैं 2026 में पीआर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जबकि एलिजिबिलिटी है कि आप 5 इयर्स रहने के बाद कर सकते हो। मैं जब पोर्टल चेक कर रहा था ना, तो पोर्टल पे मेरा पीआर रेडी हो गया था, मेरा नंबर आया वहां पर, कलेक्ट द कार्ड। वहां पर इश्यूज है, हर कस्तूरा में कुछ ना कुछ नया इशू वो क्रिएट कर देते हैं। दिस सेड कि आपका पीआर तो रेडी है ही नहीं, आपका पीआर तो ब्लॉक हो चुका है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि मेरा पीआर रिजेक्ट हो चुका है। वैसे ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ एंड देन सडनली अगर मेरे साथ ही कुछ ऐसा हो जाए तो सही नहीं होता, बट क्योंकि अब ये मेरे साथ हुआ है, सो आई डोंट वांट टू हैपन इट विद एनीवन एल्स। तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, अवेयरनेस वीडियो के जैसे मान सकते हो आप इसको। 2018 में आई केम टू इटली फॉर द फर्स्ट टाइम, अक्टूबर में, 26 अक्टूबर को, आई स्टिल रिमेंबर द डे। और उसके बाद आई केम हियर फॉर माई मास्टर्स, जिसमें मैंने मास्टर्स किया है ग्लोबल इकोनॉमी इन बिजनेस में, और 2 साल का मास्टर्स था। मैंने वो अच्छे से कंप्लीट किया विद गुड ग्रेड्स एंड ऑल, सब कुछ प्रॉपर था। देन उसके बाद जो रेगुलर पाथवे लेना चाहिए पीआर के लिए, तो वो मैंने फॉलो किया। पीआर जिन लोगों को नहीं पता, पीआर यहाँ पर ज़्यादातर उसको कार्ता दी सोजोर्नो कहा जाता है या फिर परमेसो दी सोजोर्नो लुंगो पीरियोडो। इसमें क्या होता है, ये 10 इयर्स का कार्ड आपको मिल जाता है जिससे कि आप हमेशा 10 साल तक रह सकते हो। इट्स अ लॉन्ग कार्ड, बट क्योंकि किसी भी कार्ड की वैलिडिटी आपको एक्सपायरी डेट रखनी पड़ती है, इस वजह से इसको 10 साल का कार्ड दे दिया। अभी 10 साल में आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर, मतलब काम कर सकते हो। दूसरी कंट्रीज़ में जाके भी इसके फ़ायदे होते हैं कि आप वर्क परमिट सिर्फ कन्वर्ट करा के काम कर सकते हो, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी देशों में ऐसा होता है, तो उसके काफ़ी एडवांटेज होते हैं। एक बार में आपको 10 साल का कार्ड मिल जाता है, आपको वीज़ा रिन्यू करना या रेसिडेंस कार्ड रिन्यू करने का प्रॉब्लम्स हट जाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि अब अप्लाई किया जाता है। अच्छा, मैं 2018 में आया, मैंने रेगुलर पाथवे जो मैं बता रहा हूँ आपको कि यार मैंने स्टडी वीज़ा अपना कंप्लीट किया, स्टडीज़ कंप्लीट की, मास्टर्स किया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना जॉब सर्च वीज़ा के लिए अप्लाई किया क्योंकि आपको 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है, आप जॉब ढूंढ सकते हो अक्रॉस यूरोप या इटली में कहीं पर भी। देन उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपना एक तरीके से फ्रीलांसिंग एक्टिविटी यहाँ पर स्टार्ट की, या आप बिजनेस भी कह सकते हो उसको। तो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक पार्थिता या एक रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए रहता है, उसके बेसिस पर आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर कोई भी फ्रीलांसिंग एक्टिविटी या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी। तो वही मैंने 2023 में जनवरी मंथ में जो है अपनी फ्रीलांसिंग एक्टिविटी स्टार्ट की थी, और उस तरीके से मैं एक तरीके से फ्रीलांसर टैक्स पेयर या बिजनेस कैटेगरी का टैक्स पेयर बन जाता हूँ मैं। नॉर्मली क्या होता है, जो स्टूडेंट जनरली पाथ चूज करते हैं वो करते हैं कि यार हम लोग किसी कंपनी के अंडर में वर्क करेंगे एंड उसके मतलब वहाँ से सैलरीज मिलेगी। बट हमारा क्या था, मुझे तो खुद ही अर्न करना था और उससे अपने टैक्सेस पे करने थे। ये थोड़ा सा डिफरेंस था, तो उसी में मुझे प्रॉब्लम आई है। अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, मैंने अपने पीआर के लिए अप्लाई किया था और उसमें आप देख सकते हो कि नो रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि रीज़न उन्होंने बताया कि मेरा जो बिजनेस पार्टी था, ईवा जो बिजनेस लाइसेंस है, वो जनवरी ऑनवर्ड्स 2023 में एक्टिव हुआ था। और उसके बाद 23 में मैंने टैक्सेस पे, 24 में मैंने टैक्सेस पे किए, और बट टैक्सेस तो मैंने पे किया लेकिन वो इनसफिशिएंट थे टू अप्लाई फॉर द पीआर। और अब वो मुझे कह रहा है कि मुझे अपनी जो पीआर की एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर देनी चाहिए और 2 इयर्स का वर्क परमिट जो होता है उसके लिए ले लेनी चाहिए, मतलब री एप्लीकेशन कर लेनी चाहिए। अब मैंने अप्रैल 2025 में पीआर के लिए एप्लीकेशन की थी, अच्छे से सब कुछ हुआ। जनवरी 2026 में मुझे अपॉइंटमेंट मिली, क्योंकि यहाँ पर है ना रेसिडेंस परमिट अप्लाई करने की अपॉइंटमेंट्स काफ़ी लेट मिलती है। जनवरी में मुझे अपॉइंटमेंट मिली, मैंने सारे डॉक्यूमेंट जितने हो सकते थे वो सारे पॉसिबल डॉक्यूमेंट सबमिट किए एट द टाइम ऑफ पीआर। कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं रहा, मेरा कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं रहा, क्योंकि मैं बहुत पहले से प्रिपेयर था। आप सोचिए ना, मैं 2018 में आया हूँ और मैं 2026 में पीआर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जबकि एलिजिबिलिटी है कि आप 5 इयर्स रहने के बाद कर सकते हो। तो मैं एलिजिबिलिटी के हिसाब से मेरे ख्याल से 2023 में ही अप्लाई कर सकता था, 23-24 में। पर मैंने फिर भी काफ़ी टाइम लिया। क्यों? ताकि मेरे टैक्सेस रेगुलर हो। क्यों? ताकि मैं लैंग्वेज का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकूं। हालांकि ये तो मैंने काफ़ी पहले कर लिया था, लैंग्वेज का कोर्स मैंने कर लिया था। A2 लेवल इटालियन लैंग्वेज आपको चाहिए होता है,
PR अप्लाई करने के टाइम पर। बट कई बार क्या होता है कि आपने अगर डिग्री इंग्लिश में की हो तो वो वेव ऑफ हो जाता है। बट स्टिल यार मैंने सोचा कि यार किसी भी चीज़ से मुझे इमिग्रेशन ऑफिस या कस्तूरा मना नहीं करना चाहिए, तो मैंने वो भी कर लिया था। मैं कंप्लीट रेडी रहना चाहता हूँ हर चीज़ को लेकर। तो वो सारी डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे कंप्लीट थे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग नहीं था। मैंने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट किए। देन फिर मैं एक्चुअली मैं जब पोर्टल चेक कर रहा था ना, तो पोर्टल पे मेरा PR रेडी हो गया था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार मेरा PR रेडी हो गया है, सब कुछ सब अच्छा लगने लग गया था। और जब मैं अपना PR या रेसिडेंस कार्ड कलेक्ट करने आया तो वहाँ पर मैं हंस के साथ था। मैंने बोला हंस को, यार देखिए फॉर द लास्ट टाइम मैं ये आज इस लाइन में खड़े हो रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जब आप कलेक्ट करने जाते हो या फिर आप जब रेसिडेंस परमिट अप्लाई करने जाते हो तो आपको लाइन में खड़े होना पड़ता है। फिर वो लाइन क्लियर ऑफ होती है, फिर आपका नंबर आता है, देन आप सब ये सब होती चीज़ें। लास्ट टाइम आई एम स्टैंडिंग इन द क्यू, क्योंकि मेरा PR आ जाएगा तो हर साल मुझे अब रेन्यू नहीं करना पड़ेगा रेसिडेंस परमिट, राइट? नहीं तो ऐसे हर साल करना पड़ता है, हर 2 साल में करना पड़ता है, तो वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। जैसे ही मेरा नंबर आया वहाँ पर टू कलेक्ट द कार्ड, दे सेड कि आपका PR तो रेडी है ही नहीं, आपका PR तो ब्लॉक हो चुका है। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मुझे पता ही नहीं था कि यार, मुझे लगा रेडी हो गया क्योंकि मुझे वहाँ पर दिख गया था। तो वो टेक्निकल एक ग्लिच था जिसकी वजह से उन्होंने रेडी वहाँ पर शो हो रहा था, बट एक्चुअली में हुआ नहीं था। तो वहाँ पर मैं गया, फिर उन्होंने बताया कि आपका इस रीज़न की वजह से जो है ये PR का जो है रिक्वेस्ट जो है आपकी ब्लॉक कर दी गई है। क्या रीज़न था कि मेरे टैक्सेस जो है या मेरी इनकम जो है वो लो थी, टैक्सेबल इनकम मेरी काफ़ी लो थी उस वजह से। तो अब ये लोग मेरे को नॉर्मल रेसिडेंस परमिट देने के लिए तैयार है 2 साल का, बट PR देने के लिए तैयार नहीं था। मैं यार घबरा गया, मैंने कहा क्या करूँ। फिर मैंने वहीं पर स्ट्रेट अवे आई कॉल टू माई CA को यहाँ पर कमर्शियलिस्ता कहते हैं, उनको कॉल किया, उनसे बात करी कि ऐसा है। तो ही सेड यार योर टैक्सेस आर रेगुलर, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने कमर्शियलिस्ता CA भी इटालियन किया कि यार भाई उनको टैक्सेस का ज़्यादा पता ही है, डिग्री तो वो प्रॉपर, मतलब मैं कहीं भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैंने कॉल किया, फिर उन्होंने बोला योर टैक्सेस आर रेगुलर एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। फिर मैंने अब मेरे कमर्शियलिस्ता की बात करी वहाँ पर किसी पर्सन से जो कस्तूरा में पुलिस स्टेशन में काम करते हैं वहाँ पर। फिर वहाँ पर बात हुई उनकी, तो उन्होंने क्या बात हुई समझ नहीं आया, क्योंकि कस्तूरा वालों को ज़्यादा टैक्सेशन समझ नहीं आता, क्योंकि मेरा जो बिजनेस लाइसेंस है इट्स बेस्ड ऑन माय यूट्यूब और थोड़ा काउंसलिंग पर है, तो वो थोड़ा सा अलग तरीके का कैटेगरी बन जाता, तो उसमें टैक्सेस जो है ना वो कम लगते हैं। बट क्योंकि टैक्सेस कम दिख रहे थे उनको ऑनलाइन पोर्टल पर, तो उन्हें लगा कि यार ये एलिजिबल ही नहीं है, तो बड़ी ये कन्फ्यूजन हुआ। फिर मैंने क्या करा, अब मैं क्या करूं। मैं एक तो पहली बात तो मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था यार अब PR आ जाएगा, सब कुछ चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी, बट वैसा नहीं हुआ। फिर मैं कमर्शियलिस्ता से मिला, देन आई प्लान टू हायर लॉयर, क्योंकि इस चीज़ में क्या हो रहा था कि कमर्शियलिस्ता से जब मैं बात कर रहा तो ही इज सेइंग योर टैक्सेस आर प्रॉपर। अब फिर मैंने लॉयर को हायर किया, फिर मैं थोड़ा सा इसके अंदर और डेप्थ में घुसना चालू किया। पहले तक नहीं घुसाता था, अभी तक क्या कर रहा था कि जो कमर्शियलिस्ट था या मेरा CA जो बोलता था मैं वो मान लेता था और उस हिसाब से टैक्सेस पे कर देता था। मैं कभी डेप्थ में नहीं घुसा कि क्यों, कितना, कैसा। बट अब जब ये हो चुका था तो फिर शायद ये एक लेसन था कि भाई टैक्सेशन समझो, जो कि मैं पहले नहीं समझ रहा था। तो अब क्या हुआ, जैसे ये सब हुआ तो फिर मैंने पता लगाना करा टैक्सेस के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो, पारदर्शिता वाले तो पहले 5 साल के लिए आपको ना 5% टैक्स पे करना पड़ता है आपकी इनकम पर, टैक्सेबल इनकम के ऊपर। तो वो 5% टैक्स होता था। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही कम है, तो बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर नहीं है नॉर्मल कुछ अदर बिजनेस हो तो 15% टैक्स पे करना पड़ता है। ये रेजिमे फॉरफेक्टारियो करके एक यहाँ पर स्कीम है, उसके अंदर आता है, या तो 5% या 15%, बहुत कम होता है ना। मैं खुद भी अट्रैक्ट हो गया था, इसलिए मैंने पारदर्शिता वाली लिया था उस समय पे। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि IMSS कंट्रीब्यूशन भी आपको पे करना पड़ता है। टैक्स तो अलग चीज है, एक सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कह लो या IMSS कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पर कहा जाता है उसको, वो पे करना पड़ता है। वो होता है कहीं ना कहीं 26% और कुछ कुछ अलग बिजनेसेस के लिए अलग होता है। तो मेरे जो बिजनेस के लिए, वो मेरे फ्रीलांसिंग एक्टिविटी के लिए था 26%, जिसको जेस्योने सेपराता स्कीम में आता है, तो क्योंकि अलग है मेरा, तो 26% ये हो गया और 5% टैक्स हो गया। तो इन शॉर्ट मुझे कहीं ना कहीं 31% टैक्स पे करना था। अच्छा, अब ये चीज तो थी क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं घुसा था पहले, तो पहले ज्यादा नहीं मुझे पता था इसके बारे में। अब मैंने 2023 में, जैसे मैंने बताया, अपना बिजनेस लाइसेंस रेगुलर किया था, मतलब स्टार्ट किया था, तो उस समय 2023 का जो टैक्स या इनकम जो मैंने दिखाई थी वो दिखाई थी 7,500। ठीक है, तो 7,500 इनकम दिखाई, तो उसके हिसाब से टैक्स तो मेरा कुछ भी नहीं लगा था, क्योंकि उस टाइम पर स्टार्टिंग ही थी बिजनेस, तो उस टाइम पर नहीं लगा था। लेकिन IMSS का कंट्रीब्यूशन जरूर पे किया था, जो कि मैंने 1300 यूरोस के आसपास पे किया था। 2023 में मैंने इनकम दिखाई 7,500, टैक्सेस जो मैंने पे किया था वो, मतलब IMSS का कंट्रीब्यूशन जो पे किया था वो 1300 समथिंग पे किया था। 2024 में मैंने इनकम दिखाई 12,000 यूरोस, 12,000 यूरो।
और उस पर मैंने जो टैक्स पे किया है और इंच का कंट्रीब्यूशन दोनों पे किया है, तो उस पर टैक्स लग रहा था 800 समथिंग का और इंच का कंट्रीब्यूशन लग रहा था 1277 का। मैं लगा तो था मुझे कि यार मैंने जब पिछली बार 7500 इनकम दिखाई तब भी इतना टैक्स लग रहा है, 12000 दिखाई तब भी इतना टैक्स लग रहा है, तो मुझे लगा कोई स्कीम होगी अंदर ही अंदर इटालियन तो उसके अंदर कोई स्कीम होगी तो इसलिए ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगा। फिर मैंने अभी 2025 का टैक्स पे किया, क्योंकि आप यहाँ पर क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे होती है, ईयर एंड 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक में आप जो भी इनकम अर्न है वो सब कैलकुलेट करते हो, और जून में आपके टैक्स पेज होते हैं, जून में नेक्स्ट ईयर, मतलब 2025 के टैक्स मैंने अभी जून 2026 में पे किया, तो वो अब मैंने अब पे किए। तो 25 में मैंने जो इनकम दिखाई वो 12,000 यूरोज दिखाई, लेकिन यहाँ पर टैक्स चेंज हो गया है। अब जो टैक्स दिख रहा है और इंच का कंट्रीब्यूशन ही कहीं ना कहीं मेरा 3500 के आसपास आ रहा है, और टैक्स कहीं ना कहीं 300 समथिंग। तो इन शॉर्ट मेरे को कहीं ना कहीं 3800 के आसपास का पूरा कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ रहा है। अभी 2023 को हटा दो, सिर्फ 24 और 25 का देखिए, इनकम इज सेम 12,000 बट टैक्सेशन में डिफरेंस आ गया है। पहले मैंने 2024 में टोटल टैक्स की बात करूं तो 2100 पे किया था, और इस 25 की बात करूं तो समवेयर अराउंड 3800 4000 यूरोस कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हो रहा है। तो ये चीज मेरे को समझ आई कि यार ये डिफरेंस ऐसा क्यों आ रहा है, और ऐसा क्यों हुआ। जब 2024 में इन्होंने पे किया था मेरे टैक्सेस, जो कि मैंने 2100 समथिंग पे किया था, तो उसका मतलब मुझे तो नॉर्मली लग रहा था, बट क्या हुआ जब मैंने एक और यहाँ पर इंस की वेबसाइट है जो इंस कंट्रीब्यूशन पे करते हैं, तो उसकी वेबसाइट पर वो रिफ्लेक्ट होता है। मैंने पहले नहीं देखा, जब ये कांड हुआ ना मेरे साथ तब जाके मैंने वो देखा वहां पर कि क्या है, तो वहां पर मेरी टैक्सेबल इनकम बहुत कम दिखा रही, जो कि 5000 ही दिखा रही है, जबकि पीआर अप्लाई करने के लिए कम से कम आपकी इनकम 8500 के आसपास होनी चाहिए, 8500। तो ऑनलाइन मेरी इनकम कम दिख रही है, लेकिन जो मेरे पेपर्स जो डिक्लेरेशन होते हैं यहाँ पर, उसमें मेरी इनकम जो मैंने बताया आपको 23 में 7500, 24 में 12000 और अभी 25 में 12000, बट क्योंकि ऑनलाइन कम दिख रही, इसकी वजह से जो है मेरा पीआर का वो बोल रहे कि आपकी इनकम नॉन सफिशिएंट है। मेरे पास पेपर्स है, डिक्लेरेशन है, जिसमें मेरी इनकम ज्यादा है, 12000 है, बट क्योंकि ऑनलाइन टैक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशंस कम किए थे, हो सकता है वो सीए ने सोचा हो कि यार कम कॉन्ट्रीब्यूशन पे करवाया जाए, उसको नहीं पता था कि मेरा रेसिडेंस परमिट का भी कुछ इशू है। मेरे ख्याल से इस वजह से उन्होंने बोला कि कम इनकम दिखाते ताकि बच्चे को ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े, बट वो आज मेरे लिए बैकफायर कर चुका है। और अब 2000 मतलब ये कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि आपकी जो इंच के कॉन्ट्रीब्यूशंस में जो टैक्सेबल इनकम दिखती है, जो मेरे केसेस में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 2023 और 24 की जो 5000 समथिंग अराउंड दिख रही है, जिसमें मैंने टैक्स पे किया। तो आप जब इसका 5000 यूरोज का 26% समथिंग निकालोगे तो इतना ही आने वाला है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे हो 1200 1300। तो यार स्वाभाविक सी बात है, वो लोग भी सोचेंगे यार इतने कम कॉन्ट्रीब्यूशन पे की, इतनी कम टैक्सेबल इनकम, इसको कैसे पीआर दे दिया जाए। एंड यूजुअली कस्तूरास थोड़े से रेडी नहीं होते पीआर देने के लिए, कुछ कस्तूरास, और ये अलग अलग सिटीज पर डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी से आप अप्लाई कर रहे हो। कुछ सिटी में तो मैंने ऐसा भी सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ऐसा सुना है कि वहां पर कभी कभार स्टडी ईयर्स भी काउंटेड नहीं होते। तो ये भी एक लफड़ा है जो आपको फेस करना पड़ सकता है। कहाँ से अप्लाई कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। रोम मिलान जैसे बड़े शहरों में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। तो पर मैंने कहाँ से अप्लाई किया, मैंने कैसीनो से अप्लाई किया जहाँ से मैंने मास्टर्स किया था, और वहाँ पर है ना जनरली पार्थिता ईवा लेकर जो है कोई भी पीआर अप्लाई नहीं करता है। मैंने किया, मतलब मेरे ख्याल से मैं चौथा पांचवा पर्सन होगा जहाँ पर अप्लाई किया होगा किसी ने, तो मुझे नहीं पता और किसने अप्लाई किया, बट वहाँ पर है ना पार्थिता युवा का इशू होता, वहाँ पीआर देने में भी इशू आता, बट फिर भी मेरी क्या रेसिडेंसी वहाँ पर मेंटेन थी शुरू से, तो मैंने सोचा कि नहीं यार यहीं से अप्लाई करते, क्योंकि हमारा शुरू से सब कुछ यहीं है, स्टडी हमने यहाँ पर की है, रेसिडेंस मेरा यहाँ से मेंटेन हो रहा, सब कुछ चीज़ें तो मैंने वहाँ से अप्लाई करने का सोचा, बट वहाँ पर इश्यूज हैं हर कस्तूरा में, यानी इमिग्रेशन ऑफिस या पुलिस स्टेशन कह लो आप, वहाँ पर जब आप कुछ ना कुछ नया इशू वो क्रिएट कर देते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड विद ऑल योर डॉक्यूमेंटेशन। जैसे मुझे जब मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने गया था, तो मुझसे अलजितीवा करके एक डॉक्यूमेंट होता है, हाउसिंग अकोमोडेशन सर्टिफिकेट, वो आपको देना पड़ता है, और वो बनने में थोड़ी सी तकलीफ आती है। तो वो एक इशू आया था, बट वो रिजॉल्व हो गया था, उसका प्रॉब्लम नहीं आया। बट अब ये जो टैक्सेशन का इशू आ गया है वो आ गया है। हालांकि मैंने 2025 के जो टैक्सेस है वो जो जून में अभी मैंने पे किया, अभी 1-2 दिन ही हुए पे किए हैं, वो मैंने रेगुलराइज कर दिए हैं इंस में। और लेकिन अब क्वेश्चन यही है मेरे साथ में कि यार मुझे या तो मैं वो जो मैंने एप्लीकेशन की है लॉन्ग टर्म परमिट की पीआर की, वो कैंसिल करके 2 इयर्स की परमिट डाल दूँ, या फिर मैं थोड़ा सा और फाइट करूँ
अपने पीआर के लिए विद द हेल्प ऑफ लॉयर। सो लॉयर मैंने कर लिया है, और लॉयर की भी फीस यहाँ पर 100 to 150 यूरो आपको पे करनी पड़ती है। मेरे सीए की हर ईयर की फ़ीस होती है यहाँ पर 100 to 150 यूरोस के आसपास। तो ये एक्सपेंसेस अलग आते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी इनकम जो है कहीं ना कहीं 2000 यूरो है यहाँ पर ग्रॉस इनकम, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपको इन हैंड जो आपकी पर मंथ इनकम मिलने वाली है वो 1500 मिलेगी। आउट ऑफ 2400 500 ये टैक्सेस में चले जाते हैं, इम्स के कंट्रीब्यूशन में चले जाएंगे, टैक्सेस में चले जाएंगे। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको कहीं ना कहीं 23-25% आपसे आपकी ग्रॉस इनकम से कम ही मिलने वाला है, ये आपको मान के चलना है। तो एक ये चीज़ आपको रहेगी। हालांकि ये टैक्सेस आपको इन फ्यूचर बेनिफिट जरूर करेंगे, क्योंकि जब आप रिटायर होते हैं तो आपको यही अमाउंट जो आप इन्स का कंट्रीब्यूशन भरते हैं वो पेंशन के रूप में आपको मिलता है। तो अब आप किस तरीके से, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि आपकी कभी जॉब चली जाती है एकदम से, तो ये जितने भी आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस पे किया उसका आपको उतना महीने टू महीने वापस मिलने भी लग जाता है। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज है इसके। बट इन शॉर्ट कहूँ तो कहीं ना कहीं आपको 30%, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 30 to 35% आपको कहीं ना कहीं निकाल के रखना पड़ेगा। अगर आपका 10,000 का इनकम है तो आपको 3500 के आसपास आपको टैक्सेस में रखने पड़ेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस में रखने पड़ेंगे, और रिमेनिंग आपकी सैलरी होती है। और सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग थे उनको इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसेस भी बनानी पड़ती है जो एजेंसी इंद्रातों को जाती है, तो वहाँ पर वो भी मैच होनी चाहिए। तो मैं टैक्सेशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट मेक श्योर कि आपके जो इम्स के कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं 4000 यूरो से ऊपर हो, या तो आपकी इनकम 12,000 मतलब 8,500 यूरोज वो बेस बोलते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि 10,000 से ऊपर ही आप कहीं ना कहीं दिखाओ ताकि प्रॉब्लम्स ना आए आपको फेस करने। तो 10,000 की इनकम अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे दिखा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं 3,000 के आसपास 3,000 यूरो से लेकर 3,500 यूरो के आसपास में कहीं ना कहीं पूरा इन होल टैक्सेस पे करना पड़ सकता है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अंदर अंदर रहती है, फैमिली अलाउंस, ये वो ये वाली चीज़ें। अच्छा, जॉब वाले के उसमें सीन क्या रहता है, द एम्प्लॉयर पेज टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई। तो फॉर एग्जांपल किसी की यहाँ पर 2000 यूरोज की जॉब है तो 500 यूरोज एवरी मंथ द एम्प्लॉयर इज गोइंग टू पे ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई। तो उसको ये टेंशन, ये टैक्सेस वाले सिस्टम में परेशान नहीं होना पड़ेगा और ईजिली उनका पीआर लगने के चांसेस होते हैं। सो जॉब में पीआर लगने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज रेगुलर टैक्स हिस्ट्री आपकी बनी हुई रहती है, आपके एम्प्लॉयर पे करते हो, और 500 यूरो पर मंथ अगर आपके एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर टैक्स पे कर रहे हैं, सो इन अ ईयर इट विल बी 6,000 यूरोज। सो 6,000 यूरोज टैक्स दिख रहा है गवर्नमेंट को कि यार बहुत अच्छा टैक्स इसका पे कर रहा है। अब मेरा टैक्स अभी तक मतलब 24 तक देखोगे तो हार्डली 2000 यूरोस मैक्स टू मैक्स गया था। अब जाके मैंने किया तो वो कहीं ना कहीं 3,800 4,000 गया है। तो ऑब्वियसली दे ऑल्सो वांट टू चेक कि 4,000 यूरोस तक कहीं ना कहीं टैक्सेस आ रहा है। तो 4,000 यूरो टैक्सेस तब आपका आ पाएगा जब आपकी इनकम ही करीबन 12,000 से ऊपर के आसपास होगी। तो मैंने उतनी ही दिखाई है ताकि अब गड़बड़ी या कन्फ्यूजन वाला सिस्टम ना हो। तो लेट्स सी, लॉयर के साथ आई एम इन टच। अब देखते हैं हम लोग आगे कैसे इसको प्रोसीड फॉरवर्ड करते हैं, और नहीं होगा तो मैं 2 ईयर्स का कार्ड ले लूँगा। आई विल रेगुलराइज माई टैक्सेस और थोड़ा ज़्यादा पे करके एंड रह सकते हैं। तो इन शॉर्ट 4 लाख रुपए का टैक्स आप मुझे पे करना पड़ेगा यहाँ पर, एंड इट विल टेक मोर टाइम नाउ। वो टाइम का ही कंसर्न है, बट या मिल ज़रूर जाएगा एट द एंड। आई विल फाइट फॉर इट। तो यही था एक वीडियो, अवेयरनेस वीडियो अबाउट द टैक्सेस। आई विल शूट अ प्रॉपर वीडियो ऑन टैक्सेस सुपर सून, ताकि और क्लैरिटी आ जाए यहाँ के टैक्सेस को लेकर, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के टैक्सेस, सैलरीड पर्सन के टैक्सेस, कब कहाँ कैसे पे करना, ये सारी चीज़ें। सही था दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा। थोड़ा प्रे कीजिएगा ताकि हमारा पीआर जल्दी से आ जाए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।